हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक नैन मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू की थी और जिसमें हमने सबसे पहले चैप्टर, हालांकि वो डिलीटेड चैप्टर है लेकिन नीट और यूटी और बाकी एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, तो वहाँ से हमने जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू की है और उसका हम पार्ट आज शुरू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 14 है वहां तक कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 से 30 तक आज है वो डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया जाएगा। और यदि इस तरीके से आप एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन की तरफ अच्छे से अप्रोच करोगे तो एक क्वेश्चन से आप आने वाले 10 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद ऑप्शंस देखेंगे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के काफ़ी टाइप्स होते हैं और मेनली हम दो टाइप्स ही पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडोप्टेड बाय ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन। कोई भी ऑर्गेनिज्म किस टाइप को अडोप्ट करेगा या किस टाइप के रिप्रोडक्शन को यूज करेगा अपने आने वाले जनरेशन्स को पैदा करने के लिए, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो देखेंगे और जो सही स्टेटमेंट है, दूसरों से ज़्यादा लॉजिकल है, उसी की तरफ हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं द हैबिटेट एंड द मोर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट मीन्स किस जगह पे वो रहता है और मोर्फोलॉजी उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से वो कैसा दिखाई देता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की वो एसेक्सुअल मोड यूज कर रहा है या फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करेगा, वो इन दोनों को ऊपर डिपेंड करता है। और स्टेटमेंट देख लेते हैं और कोई लॉजिकल स्टेटमेंट यदि हमको मिली। मोर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा बाहर से उसकी स्ट्रक्चर है। बाहर से स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करती जितना उसकी एनाटॉमी और जितना उसकी जेनेटिक मेकअप है वो डिपेंड करता है। अंदर की जो जीन्स हैं उनका सेटअप कैसा है उस पर ज़्यादा, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये मोर्फोलॉजी हर जगह ही आया हुआ है, हम देख सकते हैं 3 कंडीशंस में मोर्फोलॉजी का ज़्यादा जिक्र है। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट। हैबिटेट पे डिपेंड करेगा। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनल बिहेवियर। फंक्शनल बिहेवियर वो काम कैसे करते हैं, क्या उसके इंटरनल ऑर्गन्स, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शंस कैसे है, उसको हम फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे आपने 11th क्लास के अंदर भी यूनिट भी पढ़ी होगी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। तो फंक्शनल बिहेवियर हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स का। तो ये भी काफ़ी हद तक जो ऑर्गेनिजम्स का टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। और जेनेटिक मेकअप जैसे बताया है कि जीन्स का कॉम्बिनेशन कैसा है, जीन्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, जेनेटिक्स के अंदर जो हम अच्छे से स्टडी करते हैं। मेंडल ने जो काफ़ी कुछ इसके बारे में डिस्कशन किया था, तो वो भी काफ़ी हद तक ये जेनेटिक मेकअप है, यही ज़्यादातर प्रभावित करता है कि किस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो अडॉप्ट करेगा। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो ही यहाँ पे करेक्ट रहेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहला यही देखना होता है कि हमको कि किसी भी क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट का जिक्र किया है या फिर इनकोरेक्ट का। तो यहाँ पे इनकोरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी हुई है, तो देख लेते हैं स्टेटमेंट पढ़ के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात यहाँ पे की हुई है, यहाँ पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बोला हुआ है और यहाँ पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ज़्यादातर बातें इसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, बीच में भी स्टेटमेंट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो जैसे ही हम ये जो चैप्टर फर्स्ट है, हालांकि जो डिलीटेड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको यदि पता है तो आप उसका आंसर तभी देख पाओगे। कुछ स्ट्रक्चर्स को हम आने वाली स्लाइड में भी देखेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जब इस चैप्टर में जिक्र किया हुआ है, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे यहाँ पे जू स्पोर्स है। तो जू स्पोर्स जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं ये, मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स। जो कि स्पोर्स और सीड में एक डिफरेंस होता है। सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के दौरान बनते हैं, जबकि स्पोर्स हैं, स्पोर्स ज़्यादातर वर्ड हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं है जू स्पोर्स। हालांकि यहाँ से यदि आपको डायरेक्ट
यदि वो स्टेटमेंट याद हैं तो वहीं से हमारा आंसर आ जाता है। फिर भी हम 3 स्टेटमेंट हैं उनमें से भी गो थ्रू कर लेते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल जो ऑफस्प्रिंग्स है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम क्लोन भी बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल डिटो कॉपी होती हैं अपनी पेरेंट्स की। उसके बाद सी स्टेटमेंट, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के विदाउट ही वो प्रोड्यूस करता है, विद नहीं है यहाँ पे, स्प्रिंटिंग है, तो विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स नहीं बनते हैं, गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। और कोनेडिया, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोनेडिया पेनिसिलियम में बनते हैं, ठीक है, जिसे एंटीबायोटिक्स भी बनती हैं। तो ये भी एक एनसीईआरटी के अंदर, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे ओल्ड एनसीईआरटी में, तो उसमें पिक्स में दिया हुआ है काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर्स, और वहाँ से जैसे पेनिसिलियम में कौन सी सेक्सुअल स्ट्रक्चर बनती हैं, और बाकी कुछ गिने चुने ही वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, वही हमको याद रखनी है, जो डायरेक्टली पूछ ली जाती है डायरेक्ट एनसीईआरटी से। तो कोनिडिया वो पेनिसिलियम में बनती है, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आगे आने में देखने को मिले। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्रोमोसोम के नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था इसे प्रीवियस वीडियो में। तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर सूट टिप में, सूट टिप और रूट टिप ये हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, लोकेशन के बेस पे 2 टाइप में देखने को मिलता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट की टिप पे, और सूट की टिप पे। और यहाँ पे यदि हम मेरिस्टेम की बात करें, ये ज़्यादातर कहाँ पे मिलता है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स में मिलता है, वेजिटेटिव जो सेल्स होती हैं प्लांट की, वेजिटेटिव सेल्स, जिसको हम स्पोरोफिटिक जनरेशन भी बोलते हैं छोटे प्लांट्स के अंदर। और ये वेजिटेटिव स्पोरोफिटिक इन स्ट्रक्चर्स के अंदर ज़्यादातर जो बॉडी होती हैं, हायर प्लांट्स की जब बात करें तो उनके अंदर ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होती हैं, 2n स्ट्रक्चर्स, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे दिखाई देता है। और 2 टिप की बात की है, और मेज प्लांट की बात कर रहा है, ये मेज एक मोनोकोटिलिडन प्लांट में आता है, मक्का, और इसके 20 क्रोमोसोम नंबर इसने बोल दिया है कि सूट टिप की सेल के अंदर 20 क्रोमोसोम नंबर हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल इसको एमएमसी भी बोलते हैं, ये एक ऐसी सेल है जो कि आगे जाके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल चैप्टर नंबर 2 के अंदर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ओल्ड एनसीईआरटी के बेस पे। लेकिन जो नई एनसीईआरटी उसमें फर्स्ट चैप्टर है, और इसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का काफ़ी किया हुआ है, जिसके अंदर बताया है कि किस प्रकार से जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो मियोसिस करती है, और मियोसिस करके वो माइक्रोस्पोर्स बनाती है, और माइक्रोस्पोर ही आगे डेवलप होकर पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं फ्लावर के, उसके अंदर जिक्र किया हुआ है। तो मियोसिस होता है इसके अंदर, और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती हैं। इससे पहले ये भी क्या होती है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे भी बात यदि हम डिप्लॉइड की कर रहे हैं, तो इसने बोला है कि नॉर्मल सेल्स में इसने बोला 20 क्रोमोसोम हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी आपको 20 क्रोमोसोम नंबर ही मिलेंगे। लेकिन यदि ये बोल देता माइक्रोस्पोर्स के अंदर कितने क्रोमोसोम नंबर हैं, या फिर मेगास्पोर के अंदर कितने हैं, यदि मेगास्पोर मदर सेल बोलता, उसकी भी शॉर्ट फॉर्म एमएमसी ही होती है, उसमें भी 20 ही मिलते। लेकिन यदि आगे ये गैमेट्स की बात करता, गैमेट्स मतलब एग की बात करता, या फिर यदि माइक्रोस्पोर्स की बात करता, आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी यदि बात करता, तो हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो 10 होता। लेकिन अभी तो इसने माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब जिससे माइक्रोस्पोर बनेंगी उसकी बात की है, तो 20 क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन ऑफ बैक्टीरिया। क्लोन की बात की है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे, रिप्रोडक्शन कौन से टाइप का दिखाई देगा क्लोन बनाने के लिए। और ये क्लोन वर्ड हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही पढ़ते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है और कंजुगेशन है, इनके बारे में जब आप हायर क्लासेज में पढ़ते हो, तीनों के बारे में, ये एक पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो, जिसको हम कंप्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते। पैरासेक्सुअल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही ज़्यादातर
कॉपी होती है, वेरिएशन ये भी कोज करता है आने वाली स्पीसीज में, लेकिन उस हिसाब से नहीं करता जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस होता है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद जाइगोट्स बनते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी इवेंट्स पैरासेक्सुअल मोड में नहीं दिखाई देती, लेकिन वेरिएशन यहाँ भी शो होती हैं, तीनों के तीनों में ट्रांसफॉर्मेशन हो, ट्रांसडक्शन हो, कंजुगेशन हो। तो ये पैरासेक्सुअल मोड है। और बाइनरी फिजन को तो हम बिल्कुल शुरुआत से ही 8th क्लास से ही पढ़ लेते हैं कि ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर क्लोन बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सी आंसर है वो करेक्ट रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ कोरम। कोरम वही जो मैंने पहले ही बात की है कि जैसे ही हम चैप्टर शुरू करते हैं ये इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कोरम है। कोरम एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स है या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हम बोल सकते हैं, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर मदद करती है। तो ये किसके अंदर बनती है? इसके लिए आपको एक मैं पिक दिखा रहा हूँ, हालांकि ये पिक नेट पे बिल्कुल सबसे फर्स्ट में मिल ही जाएगी आपको। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं एनसीईआरटी की यही, और उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसमें कोरम की बात की है तो ये कोलकैसिया एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, कोलकैसिया, उसके अंदर ये कोरम बनते हैं। उसके अलावा राइजोम है, राइजोम जिंजर के अंदर, अदरक के अंदर बनते हैं। इसके अलावा रूट्स जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं जिसके द्वारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो किया जाता है प्लांट के द्वारा, तो जैसे ये रूट्स के द्वारा एक प्लांट है, यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा इसको मैं लिख लेता हूँ, यूरिया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ट्यूबर है, ट्यूबर जैसे पोटैटो के अंदर बनता है। और ये कुछ साइंटिफिक नाम है, साइंटिफिक नाम ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं आपसे क्योंकि कॉमन नेम तो हमको याद रहते हैं। बल्ब है जो वो ओनियन में भी बनता है और लिलियम में भी बनता है। ये ट्यूनिकेटेड मतलब लीव्स के द्वारा कवर्ड रहता है, एक के ऊपर एक लेयर होती है। और नेक्ड जो डायरेक्ट बल्ब दिखाई देता है वो लिलियम में मिलता है। तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। बल्ब किसके अंदर बनता है, ट्यूबर किस में है, जैसे कोरम पूछा है, कोलोकैसिया के अंदर है जो ये जो हमारा क्वेश्चन अभी पूछा है उसकी बात करें। उसके बाद ऐसे ही एक क्वेश्चन आगे आएगा जो किससे रिलेटेड रहेगा, ऑफसेट से। यहाँ पे भी अलग से स्ट्रक्चर दी हुई है ऑफसेट। और ऑफसेट किसके अंदर बनते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है पिस्टिया के अंदर। आने वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जाएगा कि किसके अंदर ये ऑफसेट या पिस्टिया में कौन सी स्ट्रक्चर बनती है। ऐसे स्टोलन है, टोलोन किसके अंदर बनते हैं, फ्रैगेरिया के अंदर। ऐसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं जो कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स बनती हैं, वही उस प्लांट बॉडी से अलग होकर एक नया प्लांट बनाती है। जैसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पढ़ते हैं कि रूट से, स्टेम से या लीफ से। लीफ का तो जैसे इसमें एग्जांपल आप 10th में पढ़ते हो, ब्रायोफाइलम है, जो ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है, लीफ के नोचीज जो होते हैं, नोचीज से नए नए प्लांट्स हैं वो बन सकते हैं। तो इस तरीके के जो रूट से, स्टेम से, लीफ से जितनी भी स्ट्रक्चर बनती है वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। और इस क्वेश्चन की तरफ हम देख लेते हैं अभी। एग्जाम्पल ऑफ कोरम, जैसे जिंजर का बताया, इसके अंदर राइजोम होता है। ओनियन, पोटैटो हमने देखा है, ओनियन के अंदर बल्ब बनते हैं, पोटैटो के अंदर ट्यूबर है। और कोलकैसिया है, कोलोकैसिया, इसके अंदर कोरम बनते हैं, कोरम ना कि कोरन। कई बार ये कोरन के नाम से भी आ जाता है। कोरन तो हमारा जो मेज होता है उसी को बोलते हैं, देखो ही जो मोनोकोट प्लांट आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जो कोरन है, कोरन मक्के को बोलते हैं। मोनोकोट है, मेज है, मेजदान को बोला जाता है। आप करेक्ट कर लेना, ये मेज इससे पहले भी शायद मेज से रिलेटेड आया है, तो वो दान से रिलेटेड वर्ड होता है। तो कोरन की बात है थी इसमें। कोरम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जैसे इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली 3 इवेंट्स रहते हैं। कौन कौन से हैं वो, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और वहां से भी हालांकि मैंने बता दिया कौन कौन से इवेंट किसके अंदर आते हैं। प्री में गैमेट्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। और गैमेट ट्रांसफर जिसको प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन वर्ड भी हम यूज कर लेते हैं।
इसमें गैमेट्स है, खासकर जो मेल गैमेट है वो ट्रांसफर किया जाता है फीमेल गैमेट्स के पास, ताकि वो फिजिकली एक दूसरे के पास आए और उनके बीच में फ्यूजन हो उसके, फर्टिलाइजेशन हो उसके, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सीड बनता है। और सीड के बाद इससे पहले एम्ब्रियोजेनेसिस बोल सकते हो, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, और सीड जर्मिनेशन है वो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ही होता है। डोरमेंसी है, जैसे सीड डोरमेंट हो जाते हैं कुछ स्टेजेस के लिए इनएक्टिव रहते हैं, वो भी एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ही आता है। तो इसमें बोला गया आपसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन कौन से हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, इसको पोलिनेशन बोलते हैं, और पोलिनेशन के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया गैमेट ट्रांसफर, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ही आता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अभी बताया जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट पोस्ट में आता है, हमारा आंसर यहीं से ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर तो शुरुआत में ही बन जाता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का एक पार्ट है। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा बनते हैं, और ये बोल सकते हैं गैमेटोजेनेसिस का एक पार्ट है जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। तो इस टाइप से हर एक आंसर को या हर एक स्टेटमेंट को आपको गो थ्रू होना पड़ेगा, तभी आप उससे रिलेटेड आने वाले कई क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके हम देख लेते हैं कि क्या इसका बेनिफिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक हिसाब से इसने बोला है बेनिफिट क्या है ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब भी बात आ जाती है तो ये वेरिएशन कोज करता है, वेरिएशन, और वेरिएशन की वजह से ये नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं और जिससे इवोल्यूशन में मदद मिलती है, और इवोल्यूशन की वजह से ही जो नई नई स्पीसीज हैं वो आती हैं और बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। नेचर के हिसाब से एक फेवरेबल हम कंडीशन है वो बोल सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही अहमियत दी जाती है। तो प्रोलोंग्ड डोरमेंसी, ज़्यादा लंबे टाइम तक डोरमेंसी वाली कंडीशन है वो मिलती है सीड के अंदर, जैसे हम पढ़ते हैं सीड डोरमेंसी। तो ये कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो लॉजिकली है कि जिसकी वजह से हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डोरमेंसी वाली कंडीशन दिखेगी। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, ये भी बात की है कि नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं जिससे वेरिएशन होती है और इवोल्यूशन में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करती है। उसके बाद लार्ज बायोमास, बायोमास मतलब बॉडी वेट है वो ज़्यादा मिलेगा ऑर्गेनिज्म का, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और लॉन्गर वाइबिलिटी, वाइबिलिटी का मतलब होता है लंबे टाइम तक उसके सर्वाइव करने की कैपेसिटी, आगे रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी, वाइबिलिटी। लॉन्गर वाइबिलिटी भी इसका कोई ऐसा लॉजिकल रीजन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी वाइबिलिटी लॉन्गर रहेगी। तो ये ज़्यादा लॉजिकल रीजन है कि यहाँ पे जेनेटिक कम्बिनेशन है वो देखने को मिलते हैं जिससे वेरिएशंस आती है और इवोल्यूशन में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सीड्स आर अटैच्ड टू द पेरेंट, पेरेंट्स के साथ जब सीड हैं वो अटैच होते हैं, द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड एज। तो सीड वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं जैसे बताया है, और वो जर्मिनेट करते हैं मिट्टी के अंदर हम जब उसको डालते हैं, और जर्मिनेट करेंगे और एक नया प्लांटलेट बनाएंगे। लेकिन इसने बोला है कई बार जो सीड हैं वो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच होके ही जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। उस कंडीशन के लिए एक वर्ड है कि एक ही, कई बार फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं, फ्रूट को काटते हो तो अंदर से छोटे छोटे प्लांटलेट निकलते हैं, तो नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है कि यंग प्लांट बनता है पेरेंट बॉडी के अंदर ही। और उस कंडीशन के लिए हम वीवी पेरी या वीवी पेरस कंडीशन बोलते हैं जिसमें यंग वंस को प्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि ये एनिमल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर भी ये कुछ कई बार कंडीशन दिखाई देती है वीवी पेरी के अलावा। एपीजियल और हाइप्यूजियल ये सीड जर्मिनेशन का ही टाइप है। एपीजियल के अंदर है जो कोटलिडन है वो ग्राउंड से बाहर आके जर्मिनेट करती हैं, और हाइपोजियल में प्लांटलेट है वो ग्रो करता रहता है, लेकिन जो कोटलिडन्स हैं वो जमीन के अंदर ही रहती हैं। और ओवीपैरी के अंदर एग प्रोड्यूस किए जाते हैं, ओवीपैरस एनिमल्स जिसको बोलते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा एपीजियल रहेगा। ये एपीजियल नहीं, ये जो वीवीपैरी है वो रहेगा यंग वंस जिसके अंदर, या फिर यंग प्लांटलेट्स है वो पेरेंट बॉडी में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मैफ्रोडाइट, हर्मैफ्रोडाइट प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, बाइसेक्सुअल कंडीशन को बोलते हैं हर्मैफ्रोडाइट, जिसको मोनोसियस कंडीशन भी बोला जाता है। मोनोसियस मीन्स सिंगल बॉडी
के अंदर ही आपको मेल और फीमेल पार्ट है वो मिलेंगे। अलग अलग बॉडी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम ज़्यादातर पढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंटल का होना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। हर्माफ्रोडाइट कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बाइसेक्सुअल कंडीशन शो करते हैं। और ये तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस भी किया हुआ है कि अर्थवॉर्म है जो वो हर्माफ्रोडाइट में आते हैं। इसके अलावा जितने बच गए हमारे ये सारे क्या हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग मिलेंगे पेरेंट्स। और बोल सकते हैं कि कैसी कंडीशन है, डायोसियस कंडीशन है। ये अलग अलग कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। होते कुछ नहीं है इससे पहले, जो जैसे प्लांट के लिए भी ऐसे ही जो स्मॉलर प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स, उनके लिए भी जो होमोथैलिक कंडीशन, ज़्यादातर एल्गी और फंजाई में वर्ड यूज की जाती है, होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक हेट्रोथैलिक जो वर्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट थैलस के लिए यूज किया जाता है, मेल और फीमेल थैलस। थैलस मतलब एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं हो। तो हायर प्लांट्स में तो रूट, स्टेम, लीफ हम अलग अलग देख पाते हैं, लेकिन जो एल्गी हैं और फंजाई हैं, एल्गी और फंजाई, इनको पहले थैलोफाइटा के अंदर भी रखा जाता था, अभी तो अलग अलग किंगडम में रखा गया है। तो उस टाइम पे इनको जो प्लांट बॉडी है, इनकी बॉडी को थैलस या थैलिक कंडीशन बोलते हैं। तो जब इनकी प्लांट बॉडी में एक ही बॉडी में दोनों के दोनों मेल और फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसको होमोथैलिक कंडीशन बोलते हैं। मतलब ये मोनोसियस, बाइसेक्सुअल और हम हर्माफ्रोडाइट का ही एक नाम है। और हेट्रो का बोलेंगे जब ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट बॉडी में होगी, जिसको हम डायोसियस या फिर यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि हमने इसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके लिए एक होमवर्क है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि आपने पुरानी वीडियो देखी है तो वहाँ से आप आ सकते हो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा। क्या फिर भी का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे हमने जो डिस्कस किए थे उसको देख सकते हो। सेम क्वेश्चन ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं इसे प्रीवियस वीडियो में, और ये भी आपके लिए होमवर्क ही रहेगा कि इसके अंदर आप क्रोमोसोम नंबर आपको बोला है, राइस प्लांट की बात की हुई है, और राइस प्लांट के किसकी, मेल गैमेट की। मेल गैमेट में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, वो 12 दिए हैं। उसके बाद आपसे पूछा है कि फीमेल गैमेट में, जाइगोट में और सेल्स ऑफ सीडलिंग में कितने क्रोमोसोम नंबर है। ये भी हम इसे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, और खुद भी यदि आपको आता है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो आज ही किया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मिस प्रिंटिंग है थोड़ी। तो इस क्वेश्चन को भी हम कर चुके हैं। जैसे बोला गया था कि जो क्रोमोसोम नंबर है माइक्रोस्पोर मदर सेल में आपसे पूछा है, सूट टिप की बात की थी, 20 क्रोमोसोम नंबर हमने डिस्कस किए थे अभी। 10 कब थे, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद आपसे पूछता, या गैमेट्स की बात जब करता। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया, अभी डिस्कस किया था इस वीडियो के शुरुआत में ही। कुछ स्ट्रक्चर्स बनती हैं, और पिस्टिया के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर बनती हैं, ऑफसेट, वहां पे हमने स्टोलन की भी बात की थी, रनर्स की भी उस पिक के अंदर दिया हुआ है सब, और सक्कर्स का भी दिया हुआ है। तो आप जब उस पिक को अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इनको बोलते हैं, इनके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, डायरेक्ट आपको इनको एज इट इज याद ही रखना पड़ता है। और के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर किस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है, और हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, या गैमेट्स बनते हैं। बैक्टीरिया एक बहुत ज्यादा लोअर ऑर्गेनिज्म आप बोलते हो, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और ये जाहिर सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं शो करता। बताया भी था अभी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हायर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये एक पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो जरूर करता है, जिसके हमने 3 टाइप हैं वो देखे थे। और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, वो तो नहीं करेगा ये। एंडोस्पोर फॉर्मेशन, बॉडी के अंदर कुछ स्पोर बनते हैं, और स्पोर का जिक्र किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही बनते हैं। सीड हैं जो, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बनते हैं। तो स्पोर ज्यादातर ऑर्गेनिज्म कब प्रोड्यूस करते हैं, ये स्पोर फॉर्मेशन वाली जो टेक्निक है उसके अंदर क्या है, बॉडी के अंदर जब उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है कि बॉडी नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर सकती, तो उस कंडीशन में ये अपनी बॉडी के सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, और उसके अंदर कुछ स्पोर्स फॉर्म करेंगे। और ये स्पोर्स जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो उसके बाद ये जर्मिनेट करना शुरू करेंगे। तो ये एसेक्सुअल टाइप का ही रिप्रोडक्शन है, जिसे हम
तो मान सकते हैं कि क्या करता है ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन एक एसेक्सुअल मोड में शो करता है, जबकि कंजुगेशन है जो स्पोर तो ये बनाता ही नहीं है, जो स्पोर तो मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जो एसेक्सुअली प्रोडक्शन में बनते हैं लेकिन कुछ दूसरे प्लांट्स में बनते हैं। कंजुगेशन एक पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये भी डिस्कस किया था। तो बात इसने केवल और केवल एसेक्सुअल की है और बैक्टीरिया की है, तो जिसकी वजह से एंडोस्पोर फॉर्मेशन है वो इसका आंसर रहेगा। आज के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन 30 तक ही करना है आज हमने। इफ यू प्लांट एग्जिबिट्स अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग है वो हर साल या हर जो कुछ ड्यूरेशन होता है कुछ प्लांट का उसमें शो करते हैं, लेकिन ये अनयूजुअल होते हैं। अनयूजुअल का मतलब नॉर्मल प्लांट से बहुत ज़्यादा अलग। तो कुछ प्लांट्स हैं वो अनयूजुअल फिनोमिना शो करते हैं। विच ऑफ देम फ्लावर ओनली वंस इन दियर लाइफ टाइम, पूरी की पूरे अपने लाइफ स्पैन में जितने उम्र वो रहते हैं उसमें केवल एक बार ही फ्लावरिंग करेंगे, और इसने एक टाइम ड्यूरेशन दी है लगभग लगभग 50 to 100 ईयर्स के बाद ही वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। जब वो टर्मिनेट करते हैं सीड से और प्लांट बनता है 50 से 100 साल के बाद वो फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद जैसे ही रिप्रोडक्शन होएगा, फर्टिलाइजेशन होएगी, सीड बनेंगे, तो वो प्लांट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। उसके बाद वो आगे फ्लावरिंग प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और ये जो एक 50 to 100 ईयर्स की कंडीशंस है ये बैम्बो के अंदर मिलती है, बांस के अंदर, तो 50 से 100 सालों के बाद एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको पहले ही यूज कर लिया जाता है। यदि उनसे कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, बांस के जितने प्रोडक्ट आप देखते हो वो फ्लावरिंग से पहले ही किए जाते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग के बाद उसकी सेनेसेंस स्टेज है वो शुरू हो जाती है, और वो ओल्ड एज में जाता हुआ उसकी डेथ हो जाती है, वो सारा नरम हो जाता है, खराब हो जाता है। तो एक बार फ्लावरिंग यदि प्रोड्यूस कर ली है तो उसके बाद डेथ कन्फर्म है। तो इसलिए यहाँ पे जो बैम्बो के बारे में आपसे पूछा है, और ये चैप्टर के अंदर दो प्लांट्स के बारे में जिक्र किया हुआ है इस चैप्टर में जो अनयूजुअल फ्लावरिंग शो करते हैं। एक ऐसा ही प्लांट है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको नीला कुरेंजी भी बोलते हैं, और इसके हिल एरियाज में, साउथ के अंदर हिल एरियाज में कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो 12 ईयर्स के बाद ही प्रोड्यूस करता है। एक बार यदि फ्लावरिंग हो जाती है इसमें तो 12 ईयर्स के बाद ही फ्लावरिंग शो करेगा ये। तो यदि 12 ईयर्स का जिक्र करता तो उसमें हमारा आंसर स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना होता, और बैम्बो के बारे में बात है तो यहाँ पे 50 to 100 ईयर्स का यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। तो बैम्बो दो ही प्लांट के बारे में यहाँ पे जिक्र किया हुआ है एनसीईआरटी में, इनके बारे में ऐसा कोई जिक्र है नहीं है। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं और वहीं से हम डायरेक्ट उसका आंसर है वो उठा सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, रिप्रोडक्शन विदाउट गैमेट यूनियन। यूनियन मतलब फ्यूजन, जब गैमेट्स आपके फ्यूजन नहीं है, विदाउट वर्ड यूज किया है इसने, तो इसका मतलब बोला है विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बगैर ही यदि आपके क्या बनना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो जाता है या फिर जाइगोट बन जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे। और उसके लिए एक वर्ड है वो यूज किया जाता है पार्थिनोजेनेसिस, और एक वर्ड और होता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है सीड, ये जो जाइगोट जैसे बनेगा, सीड बनेगा इसका और फ्रूट बन जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन यदि फ्रूट बन जाता है उसको हम पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, और इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस बोला जाता है। एपोमिक्सिस के अंदर सीड की बात यदि ये डायरेक्टली कर लेता है कि सीड बना है डायरेक्ट किससे, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बगैर ही सीड यदि बन जाता है तो उसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। कभी एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ही एपोमिक्सिस का जिक्र वहाँ पे है, जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनते हैं। पार्थिनोकार्पी में विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट के बारे में यदि स्पेशल वर्ड फ्रूट का है, हालांकि रिप्रोडक्शन की बात की है तो पार्थिनोजेनेसिस और कोई ऐसा वर्ड भी नहीं है, पार्थिनोकार्पी है, पार्थिनोजेनेसिस, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ठीक रह जाता है। प्लाज्मोगैमी है ये फंगस के अंदर या फिर लोअर प्लांट्स के अंदर एक मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, जिसमें दो सेल्स के प्लाज्मा है, साइटोप्लाज्म है, वो फ्यूज कर लेते हैं, उसके बाद डायोकैरियोफेज आती है। इसके बारे में 11th क्लास में आता है फंगस के अंदर जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारा आंसर है बी के साथ चले जाएंगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 31 से नेक्स्ट की जो सीरीज है वो शुरू करेंगे। और
जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।